मैं सभी बंधुओं को जो आज हमारे इस वर्चुअल मीट में और कुछ पत्रकार जो यहाँ लाइव भी मौजूद हैं कोरोना के सारे एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस घड़ी में आप लोग हमारे साथ आज खड़े हैं। बंधुगण, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कोरोना काल में जब देश कोरोना के साथ लड़ रहा है, हमें यह पीसी करना पड़ रहा है। और मुख्यतः यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बंगाल में जो स्थिति अभी बन के उभरी है, जिस प्रकार से वहां हिंसा हो रही है, उस विषय को लेकर है। प्रजातंत्र में आज जो जिस प्रकार का मंजर हम बंगाल में देख रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। आज से पहले हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार का मंजर किसी चुनाव के बाद किसी भी राज्य में हम में से किसी ने नहीं देखा था। बहुत दुखद है। धू धू करके आज बंगाल जल रहा है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लोकतंत्र में जीत के बाद गरिमा होनी चाहिए। लोकतंत्र में जीत के बाद ग्रेशियसनेस होनी चाहिए। जीत को एक्सेप्ट करने में एक गरिमामय तरीका होना चाहिए। आज बंगाल में ये जो तरीका है, जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेंगी। मुझे ये कहते हुए और मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बहुत दुख हो रहा है। बंधुगण, दिल दहलाने वाले दृश्य सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से हम सभी देख पा रहे हैं। रूह कांप उठती है ऐसे दृश्य देख के। लोगों के घर में आग लगा दिए गए हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई है। काले बादल आज बंगाल के ऊपर हिंसा के रूप में मंडरा रहे हैं और संपूर्ण रूप से वहां जो प्रशासन है वो चरमरा गई है, वो समाप्त हो गया है। हमारे कार्यकर्ता हर मिनट हर घड़ी हमारे नेताओं को फोन कर रहे हैं और एक ही गुहार है, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। हमारे घरों को, हमारे घर वालों को मारा जा रहा है, हमारे साथ हिंसा हो रही है, हमें बचा लीजिए। सबका एक ही गुहार है। और मैं आज यहां स्पष्टतः बता दूं, ये जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस। ये प्रशासन द्वारा स्पॉन्सर्ड हिंसा है, अराजकता है, आगजनी है, बलात्कार है, क्रूरता है। क्या दोष था उन लोगों का जिन लोगों ने एक अलग विचारधारा को चुनने की कोशिश की? बंधुगण, बंगाल में 2.28 करोड़ 2,28,00,000 बंगालियों ने, हमारे साथियों ने हमें वोट दिया है। क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो अपने नैतिकता के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी विचारधारा को चुने? उनको कौन बचाएगा? क्या ममता जी की सरकार, क्या बंगाल की टीएमसी की सरकार, क्या वहां की प्रशासन इनके प्रति निष्ठुर रहेगी? क्या इन 2.28 करोड़ बंगालियों का कोई डेमोक्रेटिक, कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं? मैं आज सवाल पूछता हूं, क्या गलती थी श्री अभिजीत सरकार की, जो बेलाघाट से आते थे, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया? क्या गलती थी श्रीमती शोभा रानी मंडोल की, जो जगदल से आती हैं और उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक मां थी, एक भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ता की। उनका बेटा बूथ में हमारे बूथ एजेंट के नाते काम करता था, इसलिए कल उनको मार मार के मौत के घाट उतार दिया। क्या गलती थी शोभा रानी जी की? क्या गलती थी उत्तम घोष की, जो रानाघाट से आते हैं, उनको घसीट घसीट के मार दिया गया? क्या गलती थी होरोम अधिकारी की, जो सोनापुर दक्षिण से आते हैं, उनकी हत्या की गई? क्या गलती थी मोमिक मोइत्रा की, जो सीताकुची से आते हैं, जो आज वो हमारे बीच में नहीं है? और क्या गलती थी गौरव सरकार की, जो बोलपुर के सदस्य थे, बोलपुर से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया? मैं खुद व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया में श्री अजीत सरकार के पोस्ट को फॉलो कर रहा था, जैसे तमाम हिंदुस्तान फॉलो कर रहा था। अजीत सरकार मरने से पहले उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है उनके घर के साथ क्या किया गया। उनके घर के अंदर टीएमसी के गुंडे घुस आते हैं। ये जो अजीत सरकार है, ये कुत्तों के प्रति बड़ी इनकी आसक्ति रही है।
जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको वो अडॉप्ट करते थे, उनको पालते थे, उनको दूध पिलाना, उनको पाव रोटी खिलाना, किस प्रकार से वो करते थे, एक मानवता का काम करते थे। उन्होंने लिखा है मरने से पहले कि मेरे घर में टीएमसी के गुंडे घुस आए और जो कुत्ते मैंने पाल रखे थे उस कुत्ते ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, उनको काट दिया, उनको नृशंसता के साथ, उनको क्रूरता के साथ उनको मार दिया। उसके बाद उनके घर में आग लगाई गई और बाद में सड़क में खींच करके उनको लिंचिंग करके बीच सड़क में टीएमसी के गुंडों ने मौत के घाट उतारा। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने को स्वीकार किया था। बंधुगण, आज इन्हीं सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार की क्रूरता बंगाल में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी आज खुद बंगाल जा रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं से हमें अपील है, आप बिल्कुल ना घबराएं। संगठन, पार्टी एक मुस्त होकर आपके साथ खड़ी है। पार्टी के अध्यक्ष अर्थात स्वयं पार्टी आज आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके घर पर आएगी, आपसे अध्यक्ष जी मिलेंगे। आपके दुख और सुख के बेला में, आपके दुख और सुख के बेला में हम एकजुट होकर लोकतंत्र को बचाने का कार्य करेंगे। और मैं याद दिलाऊं, ये वही जेपी नड्डा जी हैं, ये वही हमारे अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर ममता जी की क्रूरता उस समय भी हमने देखा था जब डायमंड हार्बर जाते समय उनके ऊपर पत्थरों की बौछार हुई थी। वो तो ईश्वर का और मां काली का शुक्र है कि उनकी जान बच गई थी। मगर आज हमारे अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी, समूचे रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हताहत हो रहे हैं, जो हिंसा को सह रहे हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। बंधुगण, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये प्रायोजित हिंसा है, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। ये डराने की कोशिश है कि हिम्मत तुम्हारी जो लोकतांत्रिक तरीके से तुम किसी सत्ता में आने की कोशिश करो, हिम्मत तुम्हारी जो तुम लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के मन में घर करके लोगों के सेवक बनने की चेष्टा करो। अगर ऐसा कहीं करोगे तो हम तुम्हारे लोगों को मार डालेंगे, उनके घर जला देंगे, महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे। जो दृश्य महिलाओं के देखने को आ रहे हैं, रूह कांप उठता है। महिलाओं को घरों से निकाल निकाल कर बाहर बीच सड़क पे गैंगरेप करना, उनके साथ बलात्कार करना, उनके कपड़े फाड़ देना, अर्धनग्न अवस्था में उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, ये किसी भी सभ्य राज्य में, किसी भी सभ्य संगठन में, किसी भी सभ्य संस्थान में ये नहीं हो सकता है। इसके लिए कोई स्थान नहीं। मैं ममता जी से अपील करना चाहूंगा, ममता जी आप जीती हैं, उसके लिए बधाई सबने दिया है आपको, जीत में गरिमा। और सबसे बड़ी बात है, आप एक महिला मुख्यमंत्री हैं। आपने अपने आप को बंगाल की बेटी बताया है। जिन माताओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जिन बच्चियों को घर से बाहर निकाल के मारा जा रहा है, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं है? क्या वो महिला नहीं है? डू दे डिजर्व दिस? क्या उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? ममता जी, आप अपने दिल के अंदर झांक करके देखे, एक बार अपने दिल से पूछे कि उन माताओं ने क्या गलती की थी। सिर्फ इतनी गलती की थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। बंधुगण, मैं यह भी पूछना चाहूंगा ममता जी की पार्टी से, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह संयोग नहीं प्रयोग है, यह प्रायोजित है, क्योंकि ममता जी के उस भाषण को जरूर सुनाई। चुनाव से पहले ममता जी ने भाषण देते हुए कहा था, एक दिन ऐसा भी आएगा, यह चुनाव तो समाप्त हो जाएगा, चुनाव समाप्त होने के बाद सीआरपीएफ भी अपने घर चली जाएगी, चलो थोड़े दिन रुक भी जाएगी, उसके बाद तो घर चली जाएगी, मगर उसके बाद का समय हमारा होगा, उसके बाद का समय टीएमसी का होगा, हम भी देखेंगे उसके बाद क्या होगा, हम भी देखेंगे। ममता जी, कभी भी जो सेवक होता है वो इस प्रकार नहीं कहता है। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व देख रहा है बंगाल में क्या हो रहा है, और शांति की अपील भी आप इस प्रकार करती है। शांति की अपील में भी अशांति। शांति की अपील में आप कहती हैं कि हमारे साथ तो बीजेपी वालों ने अत्याचार किया, सीआरपीएफ वालों ने अत्याचार किया, मगर चलो आप लोग ऐसा मत करो। ये कोई शांति की अपील है? ये शांति में भी जहर घोलने की चेष्टा है। कहीं ना कहीं आप इंगित कर रही हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। बंधुगण, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो टीएमसी पार्टी है, आपको याद होगा कहीं भी कुछ घटना घटती थी तो ये डेलीगेशन भेजती थी। डेलीगेशन उत्तर प्रदेश में, डेलीगेशन कर्नाटक में, डेलीगेशन मध्य प्रदेश में, और हर जगह जाके ये फोटो टूरिज्म करके इनका डेलीगेशन आता था। इनके 4-5 सदस्य हैं जो परमानेंट डेलीगेशन के मेंबर हैं। ममता जी, एक भी डेलीगेशन आपने इन हिंसा ग्रसित राज्यों, इन हिंसा ग्रसित क्षेत्रों में भेजा है? बंगाल के अंदर जिन माताओं का कत्ल हुआ, जिन माताओं के साथ गैंगरेप हुआ, उनके घर में या जिनके घर को फूंक दिए गए,
उनके घर में कोई डेलीगेशन आपका गया है? नहीं गया है। कब जाएगा? कब ये शांति होगी? और मैं दूसरे पार्टियों से भी पूछना चाहता हूं, आप सेफ डेमोक्रेसी, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेफ इंडिया, फासिस्ट इंडिया, ये सब पूरे विश्व में आप लोग जाके कहते थे। राहुल गांधी हर जगह आप जाके कहते थे। आज कांग्रेस के आपके कार्यकर्ता त्राहिमाम त्राहिमाम बंगाल में कर रहे हैं। भूल जाइए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी, हम तो नड्डा जी आज हमारे साथ खड़े हैं, पार्टी पूरी खड़ी है, हम तो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी। आपके कार्यकर्ता मर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी और एनएसयूआई के लोग गुहार लगा रहे हैं। एक ट्वीट आपका नहीं होता है, आप जगते नहीं बस सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस समय सभी को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान के लोकतंत्र से बड़ा पूरे विश्व में कोई लोकतंत्र नहीं है, उस डेमोक्रेसी को अगर रक्त रंजित कर दिया जाएगा तो इसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। मानवता के लिए हमें एक होना पड़ेगा। और मैं सिर्फ इतना याद दिला के अंत करूंगा अपने वक्तव्य को कि आज 80 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। वी आर द मेन ऑपोजिशन पार्टी टुडे इन बंगाल एंड द मेन ऑपोजिशन पार्टी टेक्स अ प्लेज। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को और हम वो 2.28 करोड़ बंगालियों को जिन्होंने हमारे नीति, हमारे विचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, उनके साथ हम खड़े होंगे, उनके अधिकारों की आवाज हम बनेंगे। धन्यवाद मित्रों। मेरे साथ था मेरे भाई, बंगाल के जाने माने चेहरे, इस देश के एक जाने माने बुद्धिजीवी डॉक्टर अनिर्बान गांगुली जी, जो खुद इस चुनाव में चुनाव लड़के भी आए। भोलपुर में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी उन्होंने किया, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी वो जानते हैं। खुद कई हजार फोन इनको आ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आप सबको संबोधित करे, बंगाली में भी करे, अंग्रेजी में भी करे, ताकि पूरा देश, पूरा विश्व समझ सके कि आखिरकार बंगाल में क्या हो रहा है। आदरणीय अनिर्बान जी। धन्यवाद সম্বিত দা। যিনি সম্পূর্ণ পশ্চিমবাংলার পুরো ইলেকশনটা লড়লেন বাংলার নিজের মেয়েকে চায় স্লোগান দিয়ে, সেই বাংলার নিজের মেয়ে কোট অ্যান্ড কোট যখন ইলেক্টেড হলেন, তখন সেই মুহূর্ত থেকে পশ্চিমবাংলার মা বোনেদের অবস্থা অসহ্য হয়ে গেছে। আজকে আমরা পশ্চিমবাংলায় ফ্যাসিজমের নগ্ন নাচ দেখতে পাচ্ছি গত কয়েকদিন ধরে, এবং এটা যে সুপরিকল্পিত সুনিয়োজিত একটি চেষ্টা সেটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে। কেন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী, যিনি সেই সরকারের গৃহমন্ত্রীও ছিলেন, সম্পূর্ণ ইলেকশনের সময় প্ররোচনামূলক কথাবার্তা বলেছেন এবং এও বলেছিলেন, বারে বারে বলেছিলেন পশ্চিমবাংলার মানুষকে যে ইলেকশন যখন হয়ে যাবে, ইলেকশন হয়ে যাবার পর কিছুদিনের পর যখন সিআরপিএফও চলে যাবে তখন উনি দেখে নেবেন। এই রকম তার হাবভাব, তার কথাবার্তা একের পর এক, কিন্তু উনি প্রত্যেকটা জনসভায় এই রকম চমকানি ধমকানি দিয়েছেন এবং এই ভাষা প্রয়োগ করেছেন। আমার বলতে খুব লজ্জা করছে যে তারই দলের রাজ্যসভার সদস্য ডেরিক ওব্রায়ান এই যে এই রকম একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি তার দল পশ্চিমবাংলায় আজকে করেছে, তা সেই পরিস্থিতির উদ্দেশ্যে বলেছেন এগুলো হচ্ছে সাজানো ঘটনা। আমরা জানি যে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বরাবর সব বিষয়কে সাজানো ঘটনা বলেন। সেই জন্য এর তীব্র নিন্দা করা তো করছি আমরা, কিন্তু এর সাথে পরিষ্কারভাবে এই কথা বলা হচ্ছে এবং এই কথা আমরা বলছি যে বিজেপি, ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে প্রিন্সিপাল অপোজিশন পার্টি, এবং আমরা কিন্তু আমাদের কর্মীদের সাথে একজুট হয়ে রয়েছি। সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা মহাশয় আজকে ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলার জন্য রওনা হয়েছেন। উনি পশ্চিমবাংলায় থাকবেন এবং যে কর্মী আক্রান্ত হয়েছে তাদের পরিবারের সাথে উনি দেখা করবেন, তাদের সাথে কথা বলবেন এবং তাদের পাশে দাঁড়াবেন। আমাদের ভাবা উচিত যে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি প্রায় 2 কোটির ওপর ভোট পেয়েছে এবং 2 কোটির ওপর পশ্চিমবাংলার মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। এবং আমাদের প্রশ্ন হলো পশ্চিমবাংলার নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর সামনে, তার দলের সদস্যদের সামনে, তার নবনির্বাচিত সব এমএলএদের সামনে যে এই 2 কোটি প্লাস মানুষ যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছে, সমর্থন এবং তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন,
তাদের কি কোনো মানবাধিকার নেই? তাদের কি কোনো রকম রাইটস নেই? তাদের কি কোনো রকম ন্যায্য তাদের পাওনা নেই যে তারা একটি মুক্ত পশ্চিম বাংলায় ভালোভাবে থাকতে পারবে? এই হলো প্রশ্ন তার কাছে। পরিষ্কারভাবে যেরকম ভাবে বীরভূমের অবস্থা, বোলপুরে আমাদের কর্মী, সক্রিয় কর্মী গৌরব সরকার, তাকে এবং তার ভাইকে সকালবেলায় দুপুরবেলায় বাড়ি থেকে বার করে গৌরবকে লিঞ্চ করা হলো এবং তার ভাইকে বেধড়ক পেটানো হলো। আমার গৌরব, তার ভাই এবং তার বাবার সাথে কথা হয়েছে, তাদের পাশে আমরা সম্পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছি। বীরভূমের বিভিন্ন এলাকায় মানুষ ঘর ছাড়া, বোলপুরের ইলামবাজারে মানুষ ঘর ছাড়া এবং অন্যান্য বিভিন্ন কনস্টিটিউয়েন্সিতে পশ্চিম বাংলায় মানুষকে বিজেপি কার্যকর্তাদের ঘর ছাড়তে হচ্ছে, তাদের ভয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। এই কি নারী সশক্তিকরণের কথা বলেছিলেন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, যে অন্য দলের বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা কর্মীরা আক্রান্ত হবে, তাদেরকে অপমানিত হতে হবে, তাদেরকে লাঞ্ছিত হতে হবে? এই পশ্চিম বাংলার কথা, এই কি বিশ্ব বাংলার মডেল উনি এবার তৈরি করতে চান? এবং এই যে 2 কোটি প্লাস মানুষ পশ্চিম বাংলায় যে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে, তাদের কি কোনো অধিকার এই রাজ্যে নেই? এই প্রশ্ন আমরা তাকে বারবার করে করছি। উনি যেখানে শান্তির বার্তা যখনই দিয়েছে, অশান্তি ছড়িয়েছেন। কথায় কথায় বিভিন্ন জায়গায় উনি ডেলিগেশন পাঠান, সারা ভারতবর্ষে ডেলিগেশন পাঠান। উনি কি একবারের জন্য এইসব জায়গায় ডেলিগেশন পাঠিয়েছেন? এই হলো প্রশ্ন। ওনার পার্টির টিকিটে ওনার মন্ত্রীরা এবং ওনার নেতারা যারা জিতে এসছেন, তাদের কি মানুষের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই? এবং এই খবর আমরা বারে বারে পাচ্ছি যে তাদের নিচু তরার নেতারা এই সব এমএলএ এবং মন্ত্রীদের উস্কানিতে হারমাদ বাহিনী নিয়ে, বাইক বাহিনী নিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় শহরে ঘুরছে, গ্রামে ঘুরছে, তারা শাসাচ্ছে। এখনো অনেক কর্মীদের ফোনে কিন্তু অ্যানোনিমাস কলস আসছে, সেখানে তাদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রী, খুব প্রিয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, কিছুদিন আগে তিনিও উস্কানিমূলক, প্ররোচনামূলক এবং শাসিয়ে কথা বলেছিলেন এবং যেমন তার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন তেমনটি উনি বলেছিলেন। এর কথার সারমর্ম হচ্ছে যে ইলেকশন শেষ হোক, সেন্ট্রাল বাহিনী বেরিয়ে যাক, তারপর সবাইকে দেখে নেব। পরিষ্কার কথা হচ্ছে দেখে নেব। আজকে পশ্চিম বাংলায় যা হচ্ছে, এ হচ্ছে একটি পোগ্রম এবং এ হচ্ছে জেনোসাইডের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু একতরফা ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মীদের এবং সমর্থকদের মারধর করা হচ্ছে, বাড়িঘর ছাড়া হচ্ছে, ঘর ছাড়া করা হচ্ছে। এই ঘর ছাড়ার রাজনীতি এমন একটি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আমাদের ভাবতে হবে যে আগামী দিনে এই রকমই পশ্চিম বাংলা চলবে নাকি এর অবসান ঘটবে। এবং যে সকল মানুষজন, কেননা একেবারেই কানে আসছে না যে বিদ্বজ্জন, বাঙালি সমাজের বিদ্বজ্জনরা সব চুপ করে রয়েছেন, তাদের কোনো টু শব্দ কিন্তু আমাদের কানে আসছে না। আজকে 3 দিন হয়ে গেল। যারা উঠতে বসতে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে, যারা উঠতে বসতে প্রেস কনফারেন্স করতেন মানবাধিকার রক্ষার জন্য, যারা উঠতে বসতে কলকাতার প্রেস ক্লাবে গিয়ে প্রেস কনফারেন্স করে সেখানে মানবাধিকার রক্ষা করার আহ্বান জানাতেন, তারা গত 72 ঘন্টা হয়ে গেল কিন্তু তারা চুপ করে আছে। কেন তারা চুপ করে আছেন? আমার এই প্রশ্ন তাদের কাছে। আপনারা কি বেনিফিটেড? আপনারা কি পাবার রাজনীতি করেন তৃণমূলের সাথে, তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীর সাথে? তাদের আমরা কিন্তু কোনো রকম কথাবার্তা আমি শুনতে পেলাম না। এবং যারা পশ্চিম বাংলার মানুষ, যারা তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন, তাদের কাছে আমার একটি অ্যাপিল এবং একটি প্রশ্ন, যে আপনারা নিজেদের কনসিয়েন্সে, নিজেদের অন্তরে একবার উঁকি মেরে দেখবেন যে আজকে যেটা হচ্ছে সেটা ঠিক হচ্ছে কিনা। আজকে যে পরিস্থিতি পশ্চিম বাংলায়, মানে এটা আমরা ভাবতে পারি যে স্বাধীন ভারতবর্ষ, স্বাধীন পশ্চিম বাংলায়, স্বাধীন ভারতবর্ষে এই রকম ভোট হবে, মানুষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার ভোট প্রয়োগ করবে, ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তার মতামত ভোট বাক্সে দেবে, তারপর তাকে এইরকম ভুগতে হবে। এই কি বারবার যে বলছিলেন যে খেলা হবে, এই কি খেলা? এই কি খেলা হওয়ার ছিল? গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে, স্বাধীন ভারতবর্ষে মানুষের সাথে এই খেলা কি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং তার দল করতে চেয়েছিলেন? আমার এই প্রশ্ন। এবং যারা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন তাদের কাছে আমার আবেদন এবং প্রশ্ন যে আপনারা নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, এই পশ্চিমবাংলা আপনারা চেয়েছিলেন?
এই তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবহার আপনারা চেয়েছিলেন, এবং এই রকমই আগামী দিনে কি চলবে? সেজন্য সম্বিতদা যেটা বললেন, পরিষ্কার যে ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব একেবারে এক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের কর্মীদের সাথে। ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় সভাপতি যাচ্ছেন। আমি নিজেও আবার পশ্চিম বাংলায়, আমি দিল্লিতে এসেছিলাম। দিল্লিতে এসে কালকে আমাদের দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়েছে এবং সেই বৈঠকে অনেক নির্ণয় নেওয়া হয়েছে। আজকে সর্বভারতীয় সভাপতি যাচ্ছেন এবং কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট তলব করেছেন রাজ্য সরকারের থেকে, এবং আশা করি সেই রিপোর্ট ঠিক মতো, সেই রিপোর্ট যেন সত্য রিপোর্ট হয় এবং সেই রিপোর্ট যেন কেন্দ্রের কাছে পৌঁছয়। এবং সকল ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের উদ্দেশ্যে আমরা এই কথা বলতে চাই, আমরা যারা এখানে রয়েছি এই কথা বলতে চাই যে সম্পূর্ণ দল, যেটা সম্বিতদা বলেছেন, সম্পূর্ণ দল, সারা দেশের কর্মী, ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী, তারা তোমাদের সাথে আছে। পশ্চিমবাংলার মানুষ যারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন করেছে তাদের সাথে আছে, পশ্চিমবাংলার সকল ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের সাথে আছে। এবং এই যে যেরকম একেবারে হৃদয় বিদারক যে ঘটনাগুলো সম্বিতদা এখানে বর্ণনা করেছেন, মানে চিন্তা করা যায় না যে কলকাতার বুকে পশ্চিম বাংলায় এই রকম ঘটনা ঘটছে। এ তো আমরা শুনতাম যে নাৎসি জার্মানিতে হতো, এ শুনতাম আমরা ফ্যাসিস্ট সরকার যখন থাকতো, একটি ফ্যাসিস্ট সরকার, তার এইরকম আচরণ হতো। যখন একটি ডিকটেটর, স্বৈরাচারী ডিকটেটরশিপ থাকতো, সেই ডিকটেটরশিপ সরকারে এইরকম জিনিস হতো। কিন্তু কোনো গণতান্ত্রিক সরকার, গণতান্ত্রিক মানসিকতায় কিন্তু এই জিনিস হয় না। যে সকল বুদ্ধিজীবী, লাস্ট আমি বলতে চাইছি শেষ কথা, যে সকল বাঙালি বুদ্ধিজীবী এবং যে সকল সারা দেশে যে বুদ্ধিজীবীরা তৃণমূলকে সমর্থন করেছেন, অন্য দলের নেতারা, অরবিন্দজি, শরৎজি, সব চুপ করে রয়েছেন। কোথায় গেলেন তারা? তারা তো পশ্চিম বাংলায় এসে নাকি মমতাজির পাশে দাঁড়িয়ে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারা আজকে চুপ করে আছেন কেন পশ্চিম বাংলার মানুষের এই দুর্দশা দেখে? এই কথাগুলো আমরা বলতে চাইছিলাম। এবং এই জঘন্য অপরাধের আমরা নিন্দা শুধু করি না, আমরা কিন্তু মাঠে নেবে আমাদের কর্মীদের সাথে সকল আমরা নেতারা রয়েছে এবং কর্মীরাও রয়েছে, এবং এর অবসান যাতে ঘটে, এর অবসান যাতে আমরা ঘটে, আমরা একেবারে কিন্তু দৃঢ় সংকল্প নিয়েছি। এই কথাগুলো আমরা বলতে চাইছিলাম। এবং আগে আমরা কন্টিনিউয়াসলি এই সিচুয়েশন মনিটর করছি। আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকরাও, তাদেরকেও ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে যাওয়ার জন্য। সম্বিতদাও কিছুদিনের মধ্যে, আর কয়েকদিনের মধ্যে কলকাতা পৌঁছচ্ছেন, এবং আমরা সবাই একসাথে এই দুর্যোগের সময় কিন্তু আপনাদের সবার সাথে আছি। संजय जी, थैंक यू। आप संजय